हेलो क्लास। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने ठीक पहले तरंग गति के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं जो आपका अभी का जो चैप्टर है ना, अभी का जो टॉपिक आपको याद रखना है ध्वनि। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अभी तो ध्वनि के बारे में, है ना। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो ध्वनि के बारे में। ठीक, जैसा कि आप सभी को पता है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सामान्य विज्ञान साइंस का है ना, जो भौतिकी विषय है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की है ना एक श्रृंखला हमारे द्वारा लाया गया है, जिसमें पर डे है ना टॉपिक वाइज हम लोग क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको, ठीक है, MCQs के फॉर्म में मेरे द्वारा आपको कराया जाता है। देखिए, ठीक है, और मैं MCQs में जो ऑप्शन दिए रहते हैं 4 ऑप्शन, उसको डिस्प्ले में है ना यहाँ बोर्ड पे लिखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ठीक है उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और हम लोग बहुत कम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो पहले तो मैं जो क्वेश्चन है उसको वहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद आपको ऑप्शन को है ना मैं मुखाग्र आपको बताता हूँ। उसके बाद देर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर को भी यहाँ पर है ना पॉइंट आउट करते हैं, कोई अनर्गल चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपका जो पहला प्रश्न है ये देखते हैं। देखिए, आज का हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि, है ना, ध्वनि आपका टॉपिक है। और इसका जो पहला प्रश्न है, जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, और आपका ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है, कि जल, इस्पात और नाइट्रोजन, ठीक है, जल है, इस्पात है और नाइट्रोजन, ठीक है, इन तीनों को ध्वनि की चाल के आरोही क्रम में लिखना है। कौन से में? तो आरोही क्रम। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में आप इन तीनों को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आपको जल को, नाइट्रोजन को और इस्पात को उनके वायु की चाल के आधार पर, चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि जल है, इस्पात है और नाइट्रोजन, इन तीनों को हमें वायु की चाल में आरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं आपका ऑप्शन, जिसमें आपका ऑप्शन पहला है, पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर इस्पात आएगा और फिर जल आएगा। आपका ऑप्शन दूसरा है कि पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर आएगा जल और फिर इस्पात। ठीक है, नाइट्रोजन कहने का मतलब देखिए ये बता रहा है गैस को, है ना, उसी प्रकार जल द्रव को, इस्पात जो है आपका ठोस को, है ना, यहाँ क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपको सही आंसर होगा। यहाँ जो है आप सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन को सामने रखेंगे, है ना, इसमें आपका आरोही क्रम में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन को। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जल, H2O, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है इस्पात। क्या देखने को मिलता है? इस्पात। ये इसका कौन सा क्रम है? तो आरोही क्रम है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न जो है देखते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ठीक है, ऑप्शन है निर्वात में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है जल में और ऑप्शन डी है इस्पात में। ठीक है, तो वायु का वेग किस में अधिकतम होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपको, ठीक है, आंसर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं, आपका प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस में होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, चलिए देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ठीक है, वेग किसका? तो ध्वनि का अधिकतम होगा किस में, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होगा, तो आपको याद रखना है इस्पात में। कहाँ? तो इस्पात में। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 मील प्रति मिनट,
ऑप्शन सी है 330 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ठीक, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है ये आपको बताना है। और यहाँ आपका जो आंसर है ये जो है आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सी जो सही हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्वनि का वेग अगर आप वायु में देखेंगे तो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रश्न वही हैं लेकिन जिसके ऑप्शन जो है अलग अलग चीज़ें हुए हैं। तो मैं जो क्या कर रहा हूँ आपके पास जितने भी प्रश्न रख रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और आपको ऐसे ही प्रश्न भी पेपर में देखने को मिलेंगे जहाँ हो सके कि आप जिन ऑप्शन को पढ़ें वो वहाँ पर ना हो, तो कोई और ऑप्शन क्या उसके स्थान पे आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी को भी यहाँ पे ध्यान में रख के आपको प्रश्न कराया जा रहा है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये प्रश्न फिर पूछा गया है। ठीक है, ध्वनि का वेग याद रखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और ये आपको बताना है किस में। तो पहले आप ऑप्शन देखें, आपके ऑप्शन में यहाँ पर है वायु में, दूसरा है द्रव में, तीसरा है धातु में और चौथा है निर्वात में। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा धातु में। ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर कहाँ हो जाएगा, तो धातु में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर, ठीक है, लगभग 20 सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, ये आपको पूछा गया है। तापक्रम देखिए कितना है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है कि किस माध्यम में, उस माध्यम के बारे में पूछा गया है ध्वनि की गति। ठीक है, किस माध्यम में जो ध्वनि की गति है, ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या लोहा में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोहा में। ठीक है, किसमें, तो लोहा में। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपसे वह माध्यम पूछा गया है जिसमें ध्वनि की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है ना। तो आपको याद रखना है लोहा में। अगला देखिए, ध्वनि तरंग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं। तो ऑप्शन ए है निर्वात में चल सकती हैं, बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ऑप्शन सी केवल गैस में चल सकती हैं और ऑप्शन डी ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है ये पूछा गया है ध्वनि तरंग के बारे में। किसके बारे में, तो ध्वनि तरंग के बारे में। और ये कहाँ चलती है आपको याद रखना है। तो पहले आपको ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस और गैस दोनों माध्यमों में ध्वनि तरंगें जो है चल सकती हैं। ठीक है, ठोस व गैस दोनों माध्यमों में ध्वनि तरंगें क्या हो सकती हैं, चल सकती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठोस व गैस दोनों माध्यमों में, है ना, ठोस व गैस दोनों माध्यमों में जो ध्वनि तरंगें हैं ये क्या कर सकती हैं, तो चल सकती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला उत्तर देखते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगें सबसे तीव्र जो है किस में चलती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, ठीक है, गैस में और निर्वात में। ठीक है, ध्वनि तरंगों का आपको तीव्र, ठीक है, तीव्र प्रगमन, ठीक है, प्रगमन क्या होता है आपको याद रखना है। और ये जो होता है किस में होता है, तो याद रखेंगे ठोस में।
किसमें? तो ठोस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि जो है आर पार नहीं जा सकती? ठीक है, ध्वनि किसमें आर पार नहीं जा सकती, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है निर्वात, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है वायु। ठीक है, तो ध्वनि आर पर नहीं जा सकती किसमें? तो आपको याद रखना है निर्वात में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपका, देखिए ध्वनि आर पार नहीं जा सकती हैं। ठीक है, नहीं जा सकती हैं कहाँ? तो निर्वात में। देखिए, अगर निर्वात में चंद्रमा को आप देखते हैं क्या समझ में आता है आपको? निर्वात होता है वहाँ पे, है ना? तो क्या होता है, पास पास खड़े लोग ही एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि ध्वनि जो है क्या नहीं हो रही है, आर पार नहीं जा पा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं कहाँ? तो जिसका ये प्रश्न भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि ध्वनि आर पर नहीं जा सकती तो कहाँ? निर्वात में। और ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती है तो आपको याद रखना है निर्वात में। ठीक है, ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती है तो ये चीज़ें कहाँ भी आपको देखने को मिलेगी? तो निर्वात में। ठीक है, ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती तो आपको याद रखना है निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जो म्यूजिक कंसर्ट का जो हॉल बना रहता है उसकी दीवारों को, ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाता है? ठीक है, जहाँ क्या होता है, गाना की डबिंग की जाती है, गाना का क्या कंपोज किया जाता है ना? तो म्यूजिक कंसर्ट वाला एक स्थान होता है जहाँ गाना से संबंधित कामों को क्या किया जाता है ना? धुन देना और बहुत सारी चीज़ों का फिक्सेशन वहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि वहाँ जो कंसर्ट का हॉल है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट एक हॉल को किस तरीके से निर्माण किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ए है ध्वनि को बढ़ाना चाहिए। क्या? तो ऑप्शन ए ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक बार फिर आप देखेंगे कि म्यूजिक कंसर्ट की हॉल की दीवारों को किस तरीके से बनाना चाहिए। तो ध्वनि को बढ़ाए ऐसा बनाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करे, ठीक है, मतलब इधर उधर फेंके ऐसा बनाना चाहिए, या ध्वनि को परावर्तित करे ऐसा बनाना चाहिए। दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। देखिए म्यूजिक कंसर्ट का जो हॉल है इसकी दीवारों को, है ना, ऐसा बनाना चाहिए तो क्या हो, तो ध्वनि का अवशोषण करे। ठीक है, ध्वनि का अवशोषण करे। ठीक है, ध्वनि का अवशोषण करे। अगर ये दीवार ध्वनि को क्या करती है, अवशोषित नहीं करेगी तो जो म्यूजिक चलेंगे, गाना चलेंगे, वो क्या होंगे, उसकी प्रतिध्वनि आपको परावर्तित होकर सुनने को देखने को मिलेगी। इसको जैसे ऐसे समझिए कि जैसे कि जो आप सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने, तो वहाँ की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं कि वो ध्वनि को क्या करता है, अवशोषित करता है। नहीं तो वही चीज़ें प्रतिध्वनि के रूप में आप क्या होती, बार बार सुनने को मिलती। ठीक है, जैसे एक बार कोई हीरो, ठीक है, बोल रहा है मैं मार दूंगा करके, तो मार दूंगा शब्द उस हॉल में, है ना, बहुत समय तक क्या होता, गूंजते रहता। तो इसीलिए जो हॉल की दीवारों को किस तरीके से बनाया जाता है, तो जो ध्वनि को क्या कर सके, अवशोषण कर सके, अवशोषित कर सके, इस तरीके से उनके हॉल की दीवारों का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए स्पष्ट रूप से जो प्रतिध्वनि होती है, ठीक है, हमारे द्वारा कोई आवाज़ निकल जाता है और वो आवाज़ जो है क्या होती है, परिवर्तित होती है और वापस ही हमें सुनाई देती है। ठीक है, जैसे किसी खाली स्थान पे चले जाएंगे, खाली स्थान, ठीक है, जैसे कि आप एक हॉल में हैं, है ना, एक हॉल जो है वो क्या होता है, बीच से खोखला होता है और बाहर में उसकी दीवारें होती हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, आवाज़ गूंजती है। तो आवाज़ का गूंजना ही आपको प्रतिध्वनि क्या होता है, सुनने को मिलता है। तो इसी में देखेंगे स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितना होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनना है, ठीक है, कि उसने कहा क्या ये समझना है। कई बार प्रतिध्वनि ऐसी होती है कि सामने वाले ने कहा क्या है आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो उसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो सुनने वाला व्यक्ति है और प्रतिध्वनि की जो आवाज़ आ रही है उसके बीच की दूरी को आपको बताना है। ठीक है, कि न्यूनतम कितना होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है।
याद रखेंगे प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए, ठीक है, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए, ठीक है, जो परावर्तक सतह है, ठीक है, और साथ ही परावर्तक सतह व जो सुनने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जो सुनने वाला है, इसके मध्य जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, इसके मध्य जो न्यूनतम दूरी है ये कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन की ओर गौर करते हैं। तो ऑप्शन ए है 165 फीट, ऑप्शन ए दिया गया है 165 फीट, ऑप्शन बी दिया गया है 165 मीटर, ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है 16.5 फीट और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलता है 16.5 मीटर। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जो 16.5 मीटर है यही आपका सही आंसर होगा। कितना? तो 16.5 मीटर जो है यही आपका क्या होगा, तो सही आंसर होगा, ठीक है। 16.5 मीटर ही आपको क्या देखने को मिलता है, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, ठीक है, प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो देखिए वहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन में है ना क्या लिया गया है, तो 17 मीटर लिया गया है, ठीक है। तो आप क्या है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में उपस्थित है, ठीक है, तब तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो इसका एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है और साथ ही 16.5 जो इसका यूनिक वैल्यू है वो भी नहीं दिया है, तो आप आंसर 17 को ले लेंगे, ठीक है। तो आप जो है आंसर किसको ले लेंगे, तो 17 मीटर को आपको आंसर ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है 4 गीगाहर्ट्ज़ या किलोहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद उसकी तरंग दैर्घ्य दी गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर। वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे ही आपके परीक्षा का डेट का अनाउंसमेंट होगा हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को अटेंड करना चालू करेंगे। तो अभी हम लोग केवल थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका डेट के बारे में, एग्ज़ाम के डेट के बारे में पता चलेगा, हम लोग कंटिन्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जितनी भी क्लासेस हो सकेंगी 8 से 10 वो हमारे द्वारा आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जिसको तारत्व या पिच कहते हैं किस पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ध्वनि का अभिलक्षण क्या है इसके बारे में, ठीक। ध्वनि का अभिलक्षण, ठीक है, जिसको आप कहते हैं तारत्व, ठीक है, इसी को ही पिच कहते हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, ये किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्वनि का जो अभिलक्षण है तारत्व या पिच, ये किस पर निर्भर करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन है तीव्रता पर, ऑप्शन बी है आवृत्ति पर, ऑप्शन सी है गुणता पर और ऑप्शन डी है आयाम पर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है जो है सही हो जाएगा और ये है किस पर, तो आवृत्ति पर। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये किस पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना है आवृत्ति पर, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना है किस पर, तो आवृत्ति पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। देखिए चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ठीक है। इसका कारण क्या है आपको बताना है, ठीक। देखिए प्रश्न पहले कि आप हैं कहाँ, चंद्रमा पर, ठीक है। आप कहाँ हैं, तो चंद्रमा की धरातल पर हैं और 2 व्यक्ति यहाँ, ठीक है, छोटी पार्टी करने के लिए गए हुए हैं और ये एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, इसका कारण आपको बताना है कि, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन है ए, चंद्रमा पर उनके काम करने बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और ऑप्शन डी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। आपको याद रखना है चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ दो व्यक्ति जो है पार्टी करने गए हैं, उनको एक दूसरे की आवाज़ क्या होती सुनाई नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर, है ना, सुन नहीं सकता, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए एक अंतरिक्ष यात्री है और उसके साथ उसका मित्र, परम मित्र और शत्रु मित्र गया हुआ है, तो वे सभी एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है अंतरिक्ष यात्री के बारे में। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये अपने सहपाठी के आवाज़ नहीं सुन सकते। ठीक है, अपने सहपाठी के आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया, चलिए ऑप्शन की ओर गौर करते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। ठीक है, जो उत्पन्न हुई आवृत्ति होती है वह ध्वनि आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन बी है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, क्या ये इसका कारण है। ऑप्शन सी देखिए ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन डी है चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो देखिएगा यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आपको देखने को मिलता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि प्रचारित करने का, ठीक है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम क्या होता है, तो आपको याद रखना है अनुपस्थित होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है ये कथन और कारण आधारित है, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जो प्रश्न का जो पहला चीज़ है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, साथ ही दूसरा देखने को मिलेगा ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही गलत हैं। याद रखिएगा जो लंबी है ना, जो लंबी, जो लंबाई में बड़ी हो, है ना, जिसकी लंबाई क्या हो, अधिक हो, ऐसे बांसुरी से अधिक बड़ी तरंग धैर्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, मतलब बांसुरी की लंबाई किसकी छोटी है, जिसकी बड़ी है, जिसकी बड़ी है उसमें आप देख पाते हैं कि बड़ी तरंग धैर्य वाली क्या होती है, जो तरंगें हैं वो उत्पन्न होती है। ठीक है, और चूँकि तरंगों के बारे में आपको याद रखना है कि उसकी आवृत्ति जो है तरंग धैर्य के, है ना, तरंगों की जो आवृत्ति होती है तरंग धैर्य के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। कैसा होता है, तो व्युत्क्रमणुपाती होता है। तो कम लंबाई की जो बांसुरी की उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ पे क्या समझ में आया कि कम लंबाई की बांसुरी निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करती है, तो ये गलत है। कम लंबाई की बांसुरी जो है उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है, ये आपका सही होगा। उसके बाद देखिए जो दूसरा दिया गया है कि ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंग के रूप में प्रगामी होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं, जबकि ठोसों शैलों में यह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग के रूप में प्रगामी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या देखते हैं कि ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं, तो ये गलत होगा। ध्वनि जो है शैलों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ दोनों तरंगों के रूप में क्या करती है, गमन करती है। और साथ ही जो है ध्वनि जो है गैस, प्लाज्मा या तरल में, ठीक, गैस, प्लाज्मा या तरल में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रगामी होती है। तो देखिएगा जो कम लंबाई की बांसुरी, ठीक है, कम लंबाई की बांसुरी में आपको याद रखना है, ठीक है, ये उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है। ठीक है, उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है, आपको याद रखना है। ठीक, कम लंबाई की जो बांसुरी है वो उच्च आवृत्ति की तरंगें क्या करती है, उत्पन्न करती है, ये आपको चीज़ों को याद रखना है।
दूसरी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब देख पाते हैं आप, इसमें पूछा गया है कि अगला है कि गैस, प्लाज्मा और तरल में ध्वनि तरंगे किस रूप में गमन करती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे गैस है, ठीक है, या प्लाज्मा का कंडीशन है, या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तरल, इसमें ध्वनि तरंगे जो हैं किस प्रकार से गमन करती हैं इसके बारे में पूछा गया है। ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार से गमन करती हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ठीक है, यहाँ आपको केवल एक ही प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, वो है अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में क्या करती हैं, गमन करती हैं। साथ ही सेलों में, किसमें, तो सेलों या जो ठोस है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, या नहीं विथ, है ना, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ इन दोनों तरंगों के रूप में क्या करती हैं, गमन करती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में क्या करती हैं, तो गमन करती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, परश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है, ठीक है, ये कीड़े को क्या करती है, नष्ट कर देती है। ठीक, परश्रव्य तरंगों के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, तो परश्रव्य तरंगों के बारे में। ठीक है, परश्रव्य तरंगों के बारे में क्या किया गया, तो पूछा गया है। ठीक, पहला देखते हैं, ये कीड़ों को नष्ट करती है। दूसरा, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती हैं। ठीक, तीसरा है, ये इसका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। ये जो है स्वचालित दीवार है ना, जो स्वचालित दरवाजे होते हैं, ठीक है, जो एक्सीलेटर में आप देखते हो, है ना, जब लिफ्ट में देखते हो, उसकी दीवारें क्या बटन दबाने पे ऑटोमेटिक खुलती हैं, बंद होती हैं। इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें भी आपको स्वचालित दरवाजे देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए वहाँ पे इस्तेमाल क्या होता है, तो परश्रव्य तरंगे। आप कैसे, तो देखिए जो कीड़े हैं, है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े या कीटों को, उनको नष्ट करने के लिए परश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कपड़ों से, है ना, किससे, तो कपड़ों से। ठीक, कपड़ों से धूल को हटाने में, ठीक है, कपड़ों से धूल को हटाने में भी परश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार बीमारियों के उपचार में, किसके, तो बीमारियों, ठीक है, बीमारियों के उपचार में भी परश्रव्य तरंगों का आपको इस्तेमाल देखने को मिलता है। साथ ही जो स्वचालित दरवाजे होते हैं, ठीक है, जो स्वचालित दरवाजे होते हैं, है ना, स्वचालित दरवाजे, इसमें भी, है ना, आपको परश्रव्य तरंगे का प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, परश्रव्य तरंगे या ध्वनियाँ हैं, इसकी आवृत्ति के बारे में आपसे पूछा गया कि वो आवृत्ति कितनी होती है। तो ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितना, तो ऑप्शन ए देखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन बी है आपके पास 10,000 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन सी है 1,000 हर्ट्ज के बराबर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो परश्रव्य ध्वनि है इसकी तरंगे आप याद रखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब मनुष्य जितनी आवाज़ें, है ना, सुन सकता है उसके बारे में पूछा गया है। सभ्यता का मतलब क्या समझे, जो आपका सुनने लायक जो ध्वनि होती है, जिस सीमा तक आप सुन सकते हैं उसको पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य की जो श्रव्यता ध्वनि है, श्रव्यता है, ठीक है, श्रव्यता सीमा क्या, तो श्रव्यता सीमा ये कितना होता है आपको बताना है। आपके पास देखिए ऑप्शन में है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज। और ऑप्शन डी है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। देखिए इन ऑप्शन में आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से, कितना, सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या है, तो आपको याद रखना है जैव पद्धति। ठीक है, जिसमें
परश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका ऑप्शन देखिए पूछा गया है, तो वो जय पद्धति कौन सी है ना? तो ऑप्शन ए है सोनोग्राफी, ऑप्शन ई है ऑप्शन बी है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उसी प्रकार ईईजी और है एक एक्सरे। ठीक है, कौन सी जांच के लिए, ठीक है, कौन से यंत्र में परश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो सोनोग्राफी है ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो सोनोग्राफी है ये आपका सही ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्नों को आप देखते हैं। देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि गर्भ में, है ना, जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तो गर्भ में भ्रूण के विकास को, ठीक है, बच्चा जब क्या होता है उसका ठीक विकास होने वाला होता है, तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी होती है? भ्रूण अवस्था होती है। ठीक है, तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, गर्भ में, है ना, जो भ्रूण विकास, ठीक है, भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस तरंग का या किरणों का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। और इसमें देखिए आपका ऑप्शन है एक्स किरण, ठीक है, ऑप्शन बी है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी है पराध्वनि तरंगे और ऑप्शन डी है पराबैंगनी किरणें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो पराध्वनि तरंगे हैं ये आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है पराध्वनि तरंगे जो हैं इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, चमगादड़ जो है ना, चमगादड़ पक्षी आप देखे होंगे, दिन में क्या होता है, उल्टा लटका होता है ना, किसी किसी पेड़ में इनके पूरे टीम होती है, एक बहुत बड़ी झुंड। ठीक है, तो चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। ठीक है, चमगादड़, चमगादड़ के बारे में याद रखना, अंधेरी रात में, ठीक है, जब सारे पक्षी क्या होते हैं अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, है ना, घोंसलों में रहते हैं, तब ये अकेले महोदय क्या करते हैं, अंधेरी रात में उड़ते रहते हैं। ठीक है, उड़ते रहते हैं और साथ ही शिकार भी करते हैं। तो इसका कारण क्या है, इस पक्षी में ऐसा विशेष क्या है कि अंधेरी रात में दुनिया भर की शैतानी का काम करता है? तो इसका जो है ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, ऑप्शन बी उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ऑप्शन डी है पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के निर्देशन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। चमगादड़ जो है क्या करती है, पराध्वनि तरंगे निकालती है, याद रखना है। ठीक है, चमगादड़ जो है पराध्वनि तरंगे क्या करती है, छोड़ती है, और जब वो तरंगे किसी भी चीज़ से टकराकर परावर्तित होकर उनके पास वापस आती है तो उन्हीं तरंगों के माध्यम से ये क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। तरंगों के माध्यम से ये क्या होते दिखते हैं आपको, निर्देशित होते दिखते हैं। ठीक है, तरंगों के माध्यम से जो है निर्देशित होते आपको दिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कथन के रूप में है। पहला आपका है कि हृदय जो है अश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ऑप्शन बी है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। अभी ये कई बार आया है, ठीक है, इसको मैं फिर आपको नहीं बताऊंगा। ऑप्शन सी है मेघ संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, चौथा है परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो देखिए, इन कथनों के बारे में पहले तो आपको देखते हैं, हृदय के बारे में क्या पूछा गया है या क्या कहा गया है, देखते हैं। हृदय अश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। जी बिल्कुल, हृदय जो है आप याद रखेंगे, ठीक है, हृदय आप याद रखेंगे अपश्रव्य, ठीक है, किस पर, तो अपश्रव्य तरंग पर, ठीक है, अश्रव्य आवृत्ति पर,
आपका प्रश्न है, हृदय जो है अपश्रव्य आवृत्ति पर क्या करता है? कंपन करता है, कंपित करता है। ठीक है, आपको तो सबसे पहले ये याद रखना है। दूसरा, मैक संख्या है ना, जो फाइटर जेट हैं जैसे कि राफेल, मिराज है ना, हमारा सुखोई, ये क्या होता है? मैक संख्या की स्पीड से है ना जाता है। तो मैक संख्या ध्वनि की गति को बताता है। ठीक, मैक संख्या क्या बताता है? ध्वनि की गति को बताता है। जैसे हमारे जो वर्तमान राफेल है, इसकी मैक स्पीड कितनी है? तो आपको याद रखना है 2.8 है ना, उसी के आसपास देखने को मिलता है। तो जो है मैक ध्वनि की गति को वर्णित करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैक जो है क्या करता है? ध्वनि की गति को वर्णित करता है। ये जो है आपका अगला। अब इसके बाद अगला देखते हैं कि परश्रव्य ध्वनि। ठीक है, क्या याद रखेंगे? परश्रव्य और अश्रव्य दोनों अलग चीज़ें हैं ना, इसी में थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। याद रखना है परश्रव्य और अश्रव्य दोनों अलग चीज़ें हैं, और जो परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, ठीक है, परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको याद रखना है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। आपको याद रखना है कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ये क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ठीक है, स्टेथोस्कोप, आप एक यंत्र याद रखिएगा जिसका इस्तेमाल है ना, स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ध्वनि की गति की जांच करते हैं। इसमें आप लोग दिल की ध्वनि की गति की जांच करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप में आप क्या करते हैं कि दिल की धड़कन या दिल की ध्वनि की गति की जांच करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप की सहायता से है ना, जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, डॉक्टर उसके दिल की धड़कन, ठीक है, दिल की धड़कन की ध्वनि की गति, ठीक है, दिल की धड़कन की, ठीक, ध्वनि की गति को क्या करता है? तो उसका जांच किया जाता है। दिल की धड़कन की ध्वनि की गति कानों तक पहुंचती है। ठीक है, कानों तक पहुंचती है, और किस कारण से पहुंचती है उस कारण को आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, अगर किसी को पता होगा तो कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके ऑप्शन को। देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। किसके? तो ध्वनि के बहुविवर्तन के द्वारा। ऑप्शन बी है ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी है ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, और ऑप्शन डी है ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। तो आप स्टेथोस्कोप में दिल की धड़कन की जो ध्वनि है, इसकी गति जो है कानों तक सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। ठीक है, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि पैराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, जो पैराध्वनिक जेट होते हैं, है ना, जो फाइटर जेट है, उसके बारे में ही बात हो रही है कि उड़ान के कारण क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे, हवा में प्रदूषण। ये उड़ते हैं उसके कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण होता है। दूसरा है आँखों में रोग होता है। ठीक है, बी है आँखों में रोग होता है। ऑप्शन सी है ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है ना, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी जो है ओजोन लेयर में बाधा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर में बाधा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन लेयर में बाधा इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी, ये आपका कथन है। और कारण देखिएगा, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए कथन है और आर कारण है। तो
समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 में जा रहे वायुमंडल की चाल अधिक होगी। तो नहीं, ये गलत है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो फाइटर जेट होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए रहता है तेज़ गति से उड़ने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब क्या होता है अच्छे मात्रा में क्या होता है फाइटर जेट को मिलता है तो क्या करता है वो, है ना, और उसका ईंधन जो है तेज़ी से जलने लगता है और जितना ईंधन तेज़ी से जलेगा उतनी ही वो क्या करेगी, स्पीड पकड़ती है। ठीक है, ये होती है उसकी इंजन की कैपेसिटी के ऊपर। तो जैसे जैसे ऊंचाई क्या होती है बढ़ते जाती है, वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो ऊंचाई में आपको देखने को क्या मिलता है कि फाइटर जेट उतना स्पीड नहीं पकड़ पाता जितने वे वायुमंडल की उपस्थिति में क्या होते हैं उड़ पाते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा याद रखेंगे कि ध्वनि की गति परवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्वनि की जो गति है ये आपको याद रखना है परवर्ती माध्यम, क्या तो परवर्ती माध्यम। ठीक है, परवर्ती माध्यम के किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना ताप पर निर्भर करती है। किस पर, तो ताप पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, डेसिबल जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखिए डेसिबल किसे मापने के लिए, है ना, डेसिबल किसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है खून में हीमोग्लोबिन, है ना, खून में जब हीमोग्लोबिन आप चेक करते हैं तो क्या डेसिबल से मापा जाता है। पेशाब में शक्कर, है ना, और वातावरण में ध्वनि और साथ ही वायु में कण। तो डेसिबल को आपको याद रखना है, वातावरण में ध्वनि के मापन किया जाता है। ठीक है, वातावरण में याद रखिएगा आप डेसिबल से वायु की ध्वनि का मापन किया जाता है। किसका, तो वायु की ध्वनि का मापन किया जाता है। ठीक है, डेसिबल में आप क्या देखते हैं कि वातावरण में ध्वनि जो वायु की ध्वनि है उसको मापते हैं। ठीक है, साथ ही अगला देखिएगा डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में या भूकंप के क्रांतिमान मापने में। तो याद रखिएगा डेसिबल का प्रयोग आपको वातावरण की ध्वनि की, वायु की ध्वनि और ध्वनि की तीव्रता मापने, एक ही चीज़ें है ना। ध्वनि की तीव्रता अगर प्रश्न में पूछा गया हो तो याद रखेंगे आपको अलग से कोई आंसर नहीं लेना है, वो आएगा आपका डेसिबल ही। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने में भी इसका क्या डेसिबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते रहते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप और आपके मेल बेस्ट फ्रेंड क्या है, दोनों एक जगह कहीं पे, है ना, स्कूटी में क्या होते हैं, रोड पे चलते रहते हैं, तो उस दौरान ठीक है एक दूसरे के अपोजिट होने के बाद आप एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद आपका जो मिलान समारोह है वो होता है। तो उस दौरान आप, है ना, क्या करते हैं, दोनों से एक दूसरे के बाद मिलकर चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा के दौरान आप दोनों के द्वारा किस तरीके की बातें की जाती है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बातें की जाती है उसमें कितनी ऊर्जा जो है, ध्वनि ऊर्जा आपके द्वारा लगाई जाती है, तो उसी को आप क्या करेंगे, डेसिबल में मापेंगे। और यहाँ पे आप फिर देख पाएंगे कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं, ठीक है, प्रश्न देखिए, दो लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल, ठीक है, कितने डेसिबल की ध्वनि ऊर्जा आपको क्या होने की दिखती है, उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे इसका जो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल और लगभग 100 डेसिबल, ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आप ले सकते हैं लगभग 30 डेसिबल। ठीक है, कितना, तो लगभग 30 डेसिबल। लेकिन प्रश्न में अगर लगभग 30 डेसिबल नहीं है तो आपको याद रखना है ये जो है 30 से 60 डेसिबल के मध्य होता है। कितना, तो 30 से 60 डेसिबल के मध्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना, तो आप याद रखेंगे 30 से 60 डेसिबल के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है कि 100 डेसिबल का रव मतलब नॉइज़ का प्रबलता स्तर संगत कहाँ होता है। ठीक है, संगत होगा मतलब 100 डेसिबल का जो नॉइज़ है इसका प्रबलता स्तर के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से,
बी सामान्य वार्तालाप से, सी शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, और डी यंत्र कारखाने की शोर से। मतलब जो 100 डेसिबल की जो शोर आती है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका प्रश्न में पूछा गया है। 100 डेसिबल की जो शोर या आवाज़, ठीक है, आपको सुनने को मिलता है, ये दिए गए ऑप्शन में कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो है दिए गए ऑप्शन में आपको यंत्र जो कारखाने होते हैं, है ना, जो मशीनी कारखाने होते हैं वहाँ सुनने को मिलता है। कहाँ? तो मशीनी कारखाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो वृक्ष के पत्ते क्या होते हैं, उनकी जो सामान्य स्थिति में ना तूफान नहीं आए हैं, ठीक है, तूफान नहीं आए हैं, सुनामी नहीं आई है, तेज़ हवाएं नहीं कर रही हैं, तो वृक्ष के पत्तों की, ठीक है, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, ठीक, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं इनकी सरसराहट, ठीक है, क्या? तो सरसराहट, वृक्ष के पत्तों की सरसराहट की सामान्य स्थिति में किसी भी प्रकार का भूकंप नहीं, तेज़ हवाएं नहीं, सुनामी नहीं, है ना, तो सामान्य स्थिति में इसका जो डेसिबल होता है ना, इसका जो मापन होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, तो इसमें जो सरसराहट की डेसिबल क्षमता आपको बतानी कितनी है, तो ऑप्शन ए है 10 डेसिबल, ऑप्शन बी है 20 डेसिबल, ऑप्शन सी है 60 डेसिबल और ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा आपको याद रखना है 20 डेसिबल आपको देखने को मिलता है। कितना? तो 20 डेसिबल, है ना, कितना? तो 20 डेसिबल यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपका अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर तय किया हुआ है। ठीक है, WHO के अनुसार, सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसके अनुसार, तो WHO के अनुसार, WHO, ठीक है, WHO के अनुसार शहर की जो है ना, शहर की जो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, सुरक्षित जो ध्वनि प्रदूषण है ये कितना होना चाहिए, ये आपको है ना जो स्तर निर्धारित किया गया है उसको आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो ध्वनि प्रदूषण स्तर को है ना देखते हैं ये कितना होता है। देखिए आपके प्रश्न में WHO द्वारा किसी शहर के ध्वनि प्रदूषण का जो सुरक्षित स्तर है उसके बारे में बताया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि वो कितना होता है। तो आपको चलिए ऑप्शन है ए 45 डेसिबल, बी 50 डेसिबल, सी 55 डेसिबल और डी है 60 डेसिबल। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा और ये कितना होगा 45 डेसिबल। कितना हो जाएगा 45 डेसिबल। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो सुनिश्चित करना है ना, दो एक सूची 1 और सूची 2 है, दोनों क्या करना था, मिलान करना था। चलिए देखते हैं जो आवासीय क्षेत्र है ना, जो आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ क्या होते हैं लोग निवास करते हैं, है ना, जहाँ घर महल है ना फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो साथ ही जो शांत क्षेत्र है इसका जो डेसिबल है ये आपसे पूछा गया है ना। अगला जो है औद्योगिक क्षेत्र जहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई गई हैं, इन क्षेत्र के लिए जो डेसिबल स्तर है ना, जो सुरक्षित ध्वनि स्तर है उसके बारे में पूछा गया है। साथ ही जो व्यापारिक क्षेत्र है ना, जो व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ लोगों के द्वारा ही ठीक है अपने प्यारे मुख से चिल्ला कर ठीक है जो ध्वनि प्रदूषण किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो आवासीय क्षेत्र का डेसिबल है आपको याद रखना है ये होता है लगभग 55 के आसपास। ठीक, कितना तो 55 डेसिबल। ठीक, आवासीय क्षेत्र का आपको याद रखना है। देखिए इसका अलग अलग टाइम भी है ना, जैसे डे में और नाइट में, कितने में, डे और नाइट में। डे में आवासीय क्षेत्र में जो ध्वनि है ये कितना होना चाहिए 55 डेसिबल और रात में याद रखना चाहिए 45 डेसिबल। ठीक है, उसी प्रकार जो शांत क्षेत्र है साइलेंस जो है यहाँ जो आपको देखने को मिलता है दिन में ये होता है 50 डेसिबल। कितना तो 50 डेसिबल और रात में ये कितना हो जाएगा 40 डेसिबल। उसी प्रकार जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ये जो है दिन में आपको याद रखना है कितना होता है तो 75 डेसिबल, ये इसका सुरक्षित माना जाता है। साथ ही रात में जो है 70 डेसिबल को सुरक्षित माना जाता है। और जो व्यापारिक क्षेत्र हैं
जो कमर्शियल एरिया होता है, यहाँ जो है वायु प्रदूषण का जो डेसिबल में वैल्यू है 65 को दिन के लिए माना जाता है और रात के लिए जो है 55 डेसिबल को क्या किया जाता है, माना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है, आपको बताना है। देखिए, एक मनुष्य अधिक से अधिक कितनी शोर सीमा को क्या कर सकता है, सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य के है ना, मनुष्य की जो शोर सीमा है, ठीक है, मनुष्य की जो शोर सीमा है ये अधिकतम कितना है ये आपको बताना है, या कितने तक को ये क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है ना, यह देखिए ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, 45 डेसिबल, बी 85 डेसिबल, सी 125 डेसिबल और डी 155 डेसिबल। तो यहाँ जो है 85 डेसिबल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है 85 डेसिबल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए है 30 डेसिबल, ऑप्शन बी है 100 डेसिबल, ऑप्शन सी है 80 डेसिबल और ऑप्शन बी है 120 डेसिबल। ठीक है, किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। ठीक है, किस स्तर से अधिक, याद रखना है, किस स्तर से जो अधिक की ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, किस स्तर से अधिक की जो ध्वनि है ये ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है 30 डेसिबल, अगला ऑप्शन है 100 डेसिबल, अगला ऑप्शन है 80 डेसिबल और अगला ऑप्शन है 120 डेसिबल। तो आपको याद रखना है 80 डेसिबल इसका सही आंसर होगा। क्या, तो देखिए ध्वनि एक स्तर से जब अधिक होती है तो सुरक्षित स्तर को जब पार करती है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो वो सुरक्षित स्तर कौन होता है, तो आपको याद रखना है 80 डेसिबल। कितना, तो 80 डेसिबल। ठीक है, साथ ही अगला देखिए कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य के लिए जो मानक तय किया गया है ना, मनुष्य के लिए जो मानक है ना, मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर तय किया गया है, ठीक है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता, वो कितना है। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 30 डेसिबल। ठीक है, कि देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 30 डेसिबल, 90 डेसिबल, 60 डेसिबल और 100 डेसिबल। तो याद रखिएगा 60 डेसिबल जो है मनुष्य की ध्वनि का जो क्या होता है, मानक स्तर होता है ना। मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाले ध्वनि का मानक स्तर कितना होता है, तो 60 डेसिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण का, याद रखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, एक है नैनोमीटर्स, अगला है डेसिबल, सी है हर्ट्ज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई, जिसमें एक चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगा, वो होता है क्या, तो डेसिबल। वो क्या होता है, तो डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखेंगे डेसिबल का। किसका, तो ऑप्शन भी आपका सही होगा और वो होगा डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न कि ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है। ठीक है, जो ध्वनि है इसकी हम लोग प्रबलता को मापन करते हैं, ध्वनि की प्रबलता को हम लोग मापते हैं। तो वह कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से इसकी प्रबलता को मापा जाता है, या वह कौन सा आधार है जिसकी सहायता से इसकी प्रबलता को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है तरंग दैर्घ्य, जिसमें ऑप्शन बी आयाम जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्वनि प्रबलता को मापता है तो किस आधार पे, तो उसके आयाम पर। ठीक है, ध्वनि प्रबलता को उसके आयाम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्न और बच गए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को, चलिए ठीक है, पहले इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे प्रश्नों को कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए है ना, आज का हमारा जो टॉपिक था ध्वनि था। ध्वनि से चीज़ें बहुत सारी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से पढ़ा है।
तो इन सब चीज़ों का एक फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन करके देखते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसको आप क्या करेंगे, मेमोराइज़ करते रहेंगे। ठीक है, और इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं तो आपको दोबारा इसको क्या करने में, रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए जल है ना तरल है, इस्पात आपको ठोस देखने को मिलता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है, और इसमें ध्वनि की चाल का जो आरोही क्रम है उसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की चाल आपको नाइट्रोजन में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके बाद हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन कहने का मतलब जो H2O है ना, H2O में, और उसके बाद जो इस्पात है उसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब जो उसकी घटती वैल्यू है वो वैल्यू है ना। गैस में सबसे कम देखने को मिलेगा। ठीक, गैस में सबसे अधिक किस में होता है, तो इस्पात में, और इस्पात के बाद जल में, और फिर गैस में। इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि ध्वनि का अनुभव हमें कैसे होता है, गैस से ही होता है। तो गैस में उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होती है, उसमें समाहित होती है। ठीक है, इसी कारण ध्वनि का आपको है ना, जो आरोही क्रम में जो पूछा गया है कि ध्वनि की चाल, तो चाल किस तरीके से दिखने में, सबसे अधिक इस्पात में, उसके बाद जल में, और उसके बाद गैस में। चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो आपको याद रखना है इस्पात में। ठीक है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस में होता है, तो आपको याद रखना है इस्पात में। साथ ही ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है ये आपको बताना है, तो ये इसका आंसर है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 330 मीटर जो है प्रति सेकेंड होता है। साथ ही ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो आपको याद रखना है धातु में। और इसके बाद देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है ना किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है तेज होती है, तो आपको याद रखना है लोहा में। किस में, तो लोहा में। साथ ही ध्वनि तरंग के बारे में पूछा गया है कि किन माध्यमों में ध्वनि तरंग जो है चल सकती हैं, तो याद रखना है ठोस और गैस दोनों माध्यमों में। याद रखना है ठोस और गैस दोनों माध्यमों में। ठीक है, चलिए इसी में प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि तरंग तीव्र गति करती है किस में, तो आपको याद रखना है ठोस में। ठीक है, जो ध्वनि तरंग का जो तीव्र प्रगमन है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे ठोस में। साथ ही ध्वनि आर पार नहीं जा सकती किसके, तो आपको याद रखना है निर्वात के। ठीक है, ध्वनि जो है आर पार नहीं जा सकती किसके, तो आपको याद रखना है निर्वात के। इसी में देखेंगे कि जो म्यूजिक कंसर्ट का हाल होता है इसकी दीवारों को कैसा बनाया जाता है, तो याद रखना है ध्वनि को जो अवशोषण करे इस तरीके का बनाया जाता है। साथ ही जो प्रतिध्वनि जो है स्पष्ट रूप से परावर्तक सतह व सुनने वाले के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होता है, 16.5 मीटर, और कहीं पर इसका आंसर 17 मीटर भी दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा कि ध्वनि अभिलक्षण तारत्व पिच को है ना, ध्वनि का अभिलक्षण जो है तारत्व पिच को किससे मापा जाता है, तो याद रखेंगे आवृत्ति से। किससे, तो आवृत्ति से। साथ ही चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति पार्टी कहते रहते हैं और एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनते हैं और मारपीट करने चालू कर देते हैं और ध्वनि को नहीं सुन पाते, इसका कारण क्या है, तो याद रखेंगे वायुमंडल। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल क्या रहता है, यहाँ अनुपस्थित होता है। कहाँ, तो चंद्रमा में। ठीक है, चंद्रमा में निर्वात की स्थिति होती है, वायुमंडल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण आवाज़ें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच पाती हैं। क्योंकि है ना, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए है ना क्या होना चाहिए, वायुमंडल की उपस्थिति आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि ध्वनि को जो है प्रचारित होने के लिए माध्यम नहीं मिल पाता। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम नहीं मिल पाता। साथ ही कम लंबाई की जो बांसुरी होती है ये जो है उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, जैसे गैस, प्लाज्मा और तरल में ध्वनि तरंगें किस प्रकार से गमन करती है, तो आपको याद रखना है अनुदैर्घ्य रूप में। ठीक है, उसी प्रकार जो सैलों और ठोसों में ध्वनि तरंगे गमन किस रूप में करती है, तो आपको याद रखना है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में। साथ ही परस्रव्य तरंगे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो कीड़े हैं क्या करते हैं, नष्ट करने के काम आते हैं, है ना, कीड़ों को मारने के लिए। साथ ही कपड़ों के जो धूल है उसको हटाने के लिए परस्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। जो बीमारियाँ हैं उसको उपचार के लिए भी आपको परस्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते दिखेगा। और साथ ही जो स्वचालित दरवाजे हैं, ठीक है, इसमें भी परस्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल आपको परस्रव्य तरंगों का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और परस्रव्य की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, और अगला देखिए कि मनुष्य की जो सुनने की सीमा होती है कितना होती है, तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और साथ ही जैव पद्धति में जो परस्रव्य ध्वनि ठीक है का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सी में, तो याद रखना सोनोग्राफी में आप परस्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो गर्भ में है ना, जो बच्चा जो भ्रूण का विकास होता है उसकी जांच के लिए कौन सी प्रकार की तरंग है ना, उसके विकास की जांच के लिए कौन सी प्रकार की तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखेंगे पराध्वनि तरंग।
साथ ही चमगादड़ जो है अंधेरी रात में शिकार करने को निकलता है और अंधेरी रात में है ना अकेले ही भूत की तरह उड़ते रहता है। तो अंधेरी रात में उड़ भी सकता है, साथ ही शिकार करता है। इसका कारण क्या है? तो इनके द्वारा छोड़ा गया परध्वनि तरंगे है ना, परसव्य तरंगे जो क्या करती हैं, इनको परावर्तन के माध्यम से निर्देशित करती हैं। साथ ही हृदय जो है अपस्रव्य आवृत्ति को महसूस करता है। कैसे? तो याद रखना है कंपन के माध्यम से। मैक जो है ध्वनि की गति होती है, आपको याद रखना है। ध्वनि की गति को निरूपित किससे किया जाता है? तो मैक संख्या से। ठीक है, उसी प्रकार परस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपको याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो स्टेथोस्कोप होता है ना, जिसे दिल की धड़कन की ध्वनि को गति को हम अपने कानों में लगाकर सुनते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें ध्वनि के बहुपरावर्तन के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है। साथ ही जो प्रध्वनिक जेट का उड़ान है, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण से आपको क्या देखने को मिलता है? ओजोन लेयर में वो उड़ता है और उसमें बाधा पहुँचाता है, क्षति पहुँचाता है। साथ ही ध्वनि की गति के माध्यम आपको याद रखना है, परवर्ती माध्यम में ये ताप पर आधारित होता है। ध्वनि की गति परवर्ती माध्यम में ताप पर आधारित होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और डेसिबल से मापे जाते हैं, याद रखेंगे, जो वातावरण में वायु की ध्वनि है और साथ ही वायु की तीव्रता। दोनों ऑप्शन दोनों ही सही हैं। दो लोग आपस में बात करते समय कितने डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, लगभग 30 डेसिबल। लेकिन ये 30 से 60 डेसिबल के बीच का आंसर आ सकता है। 100 डेसिबल आवाज़ या जो शोर होता है, ये आपको कहाँ सुनने को मिलेगा? तो यंत्र कारखाने में। ठीक है, साथ ही वृक्ष के पत्तों की सरसराहट जो है सामान्य स्थिति में कितने डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करती है? तो आपको याद रखना है 20 डेसिबल का। इसी में आप देखते हैं कि WHO जो है एक शहर के लिए जो सुरक्षित ध्वनि स्तर है बताया, वो कितना होता है? तो याद रखेंगे 45 डेसिबल। देखिए, आवासीय क्षेत्र का, शांत क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, व्यापारिक क्षेत्र का, रात और दिन और रात में अलग अलग डेसिबल में इसके मानक स्तर हैं। तो देखिए, आवासीय क्षेत्र में देखने को मिलता है दिन में 55, रात में 45। शांत क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल, रात में 40 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में आपको 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल। और साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल देखने को मिलता है। देखिए, मनुष्य जो है जो शोर करता है उसकी अधिकतम सीमा कितने तक सुन सकता है? तो आपको याद रखना है 85 डेसिबल तक। और लेकिन किस स्तर पे ध्वनि का जो ध्वनि प्रदूषक चालू होता है, आपको याद रखना है 80 डेसिबल से ऊपर। ठीक है, और मनुष्य के जो है जो मानक ध्वनि स्तर है सुनने का, वो आपको याद रखना है कितना होता है? तो 60 डेसिबल। और साथ ही ध्वनि प्रदूषण को मापने हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो डेसिबल का। और ध्वनि की प्रबलता को हम लोग मापते हैं किसको आधार बनाकर? तो आयाम को। ठीक है, ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है आधार को, आवृत्ति को, आयाम को आधार बनाकर। चलिए ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? तरंग गति, और ये है आपका ध्वनि। आज हम लोगों ने लगभग 2 टॉपिक पढ़ा है। जितनी भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो ही अगले कुछ समय में मिलेगा।